हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रोटेशनल मोशन, जो कि पूरी फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आप अगर क्वेश्चन वाइज देखेंगे तो हर साल एवरी ईयर जेई मेंस में मान के चलो कि 1 से 2 क्वेश्चन आता है, जेई एडवांस में भी 1 से 2 क्वेश्चन आता है, और नीट में अगर देखेंगे तो नीट में 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, तो हम लोग इसके दो पार्ट है, एक डायनेमिक्स पोर्शन है, एक काइनेमेटिक्स पोर्शन है। तो काइनेमेटिक्स पोर्शन हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग डायनेमिक्स पोर्शन स्टार्ट करेंगे। डायनेमिक्स पोर्शन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों टॉर्क। सबसे पहले हम आपको टॉर्क के बारे में बताएंगे। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं टॉर्क के बारे में। अब आप तो हमें जानते ही होंगे, प्रवीण सर बोलते हैं हमें जो है 10 साल से पढ़ा रहे फिजिक्स, तो बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए मेरे द्वारा। तो अभी हम लोग क्या करने वाले, टॉर्क सीखने वाले, बहुत अच्छे से सीखेंगे बच्चों। अगर आप मुझे अब सुन रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को, जिससे मेरा जो कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास तक पहुँचे और उनको उनके सिलेक्शन में थोड़ी उनकी मदद करें। ठीक है बच्चों, देखो टॉर्क होता क्या है। सबसे पहले तो हमारा ये क्वेश्चन होगा, टॉर्क होगा क्या, टॉर्क क्या होता है भाई। जैसे बच्चों कोई बॉडी चल रही है, कोई बॉडी है, समझो हमारे पास कोई बॉडी है, समझ रही है, कोई एम मास की बॉडी है। इस बॉडी के ऊपर अगर हम फोर्स लगाए, अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो चलने लगेगी, फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी मूव करेगी। यहाँ पर हमने फ्रिक्शन को समझो जीरो कर दिया है, तो बॉडी अभी रेस्ट में है। अगर हम कहें कि एट t = 0 पर इसकी इनिशियल रफ्तार कितनी है, 0। किसी टाइम t पर इसके पास कुछ वेलोसिटी आ चुकी होगी, कोई वेलोसिटी भी आ चुकी होगी। अब ये जो वेलोसिटी आ रही है इस पार्टिकल के पास, कौन ला रहा है, ये फोर्स ला रहा है। अगर ये फोर्स नहीं होता तो इसके पास वेलोसिटी भी नहीं होता, क्योंकि ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इसी फोर्स की वजह से एक्सलेशन आ रहा। न्यूटन का सेकंड लॉ लगाया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन। तो एक्सलेशन इस पार्टिकल के पास आ रहा है बच्चों, फोर्स अपॉन मास। ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलेशन आया, यानी फोर्स लगा तो एक्सलेशन आया, एक्सलेशन आया तो वेलोसिटी आई। तो यानी इसका जो लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, उसके लीनियर वेलोसिटी को चेंज किसने किया, फोर्स ने। यानी इसकी लीनियर वेलोसिटी को अगर कोई चेंज कर रहा है तो फोर्स कर रहा है। अब जरा समझो कि अगर पार्टिकल यहां था तो यहां से यहां चला, तो इसने कुछ लीनियर डिस्टेंस भी चला होगा, एस, कुछ लीनियर डिस्टेंस भी चला होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट भी चला होगा। किसी टाइम t पर, हमने कहा t बराबर 0 पर चला था, यहां पर किसी टाइम t = t पर पहुंचा, इसकी स्पीड भी चेंज हुई। यहां पर स्पीड वेलोसिटी सेम ही होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है। तो जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा उतना वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन वही रहेगा। तो आप जरा देखो कि यहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है। तो यानी ये जो फोर्स है, अगर ये फोर्स नहीं होता तो इसके पास वेलोसिटी नहीं आती। तो मतलब इसका जो ट्रांसलेशनल मोशन हुआ, ट्रांसलेशनल मोशन, इसका जो ट्रांसलेशनल मोशन हुआ, ट्रांसलेशनल मोशन किसकी वजह से हुआ, फोर्स की वजह से। ठीक वैसे ही हमारे पास एंगुलर वेरिएबल्स आते हैं। एंगुलर वेरिएबल्स कौन कौन से आएंगे भाई, हमारे पास आएगा कौन सा एंगुलर वेरिएबल, जैसे यहां पर ओमेगा आएगा। ओमेगा को हम बोलते हैं बच्चों एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम केवल इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ये एंगुलर स्पीड बन जाता है, स्केलर क्वांटिटी। एंगुलर वेलोसिटी आएगा, एक टर्म आएगा, इसको हम कहेंगे एंगुलर एक्सलेशन, एंगुलर एक्सलेशन।
एक टर्म आएगा हमारे पास थीटा, थीटा को हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझो जरा, जैसे यहां पर एस बी ए आया, वैसे यहां पर आएगा ओमेगा अल्फा थीटा। तो ये यहां पर आप रिलेट करोगे एक लाइन में बात समझ में आ जाएगी। लीनियर वेरिएबल्स डिस्टेंस, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। एंगुलर वेरिएबल्स एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसको लाने वाला कौन था? फोर्स। इन सबको लाने वाला कौन है? टॉर्क। टॉर्क यानी जो टॉर्क होगा बच्चों वो एंगुलर वेरिएबल्स देगा, ओमेगा दे देगा आपको, अल्फा देगा आपको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देगा। तो यानी बेसिकली जो टॉर्क होता है वो टर्निंग इफेक्ट होता है, घुमाने वाला इफेक्ट। जैसे मान लो हमारे पास कोई बॉडी है, समझो ये कोई बॉडी है, अगर इसके ऊपर फोर्स लगा रहे तो बॉडी चलेगी, ट्रांसलेशनल मोशन करेगी। लेकिन अगर इसके ऊपर आप ऐसी जगह फोर्स लगा रहे हो जिससे ये बॉडी घूम सकती है, तो आप देखो आपने फोर्स लगाया, अब ये बॉडी चल नहीं रही है, अब ये बॉडी आपके एक पॉइंट को फिक्स कर दिया, तो अब ये बॉडी चल नहीं रही, अब ये बॉडी घूम रही है। अब ये बॉडी क्या कर रही है? घूम रही है। तो बेसिकली जो घूमना है इसका, इसी को हम टर्निंग इफेक्ट बोलते हैं या मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। इसका जो घूमना है उसी को हम टर्निंग इफेक्ट या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, या हम उसी को टॉर्क कहते हैं। यानी जो बॉडी का घूमना है वही हमारा टॉर्क कहलाता है या मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाता है। यानी अगर हम इसको डिफाइन करें बच्चों तो हम कहेंगे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। यानी अगर हम डेफिनेशन लिखे टॉर्क की तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? टॉर्क की डेफिनेशन लिखे तो हम लिखेंगे द टर्निंग इफेक्ट of force is called torque। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा टॉर्क का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को डिराइव करते हैं ताकि आपको और अच्छे से फील आए और चीजें समझ आए। आप अगर यहां तक आ चुके हो बच्चों तो अब इसको थोड़ा सा छाप लो और हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे और जो मेंस में क्वेश्चन आए हुए होंगे वो भी करेंगे, एडवांस वाले क्वेश्चन भी करेंगे, नीट वाले बच्चों के लिए नीट का भी क्वेश्चन कर लेंगे ताकि उनको भी थोड़ा चीजें समझने में आसानी हो और चीजों को अच्छे से कर पाए। तो आप जैसे मान लो हमारे पास एक रॉड है ऐसा, एक रॉड है ऐसा, और इसको हमने एक पॉइंट से फिक्स कर दिया, ठीक है। अब इस रॉड का हमने ये मान लिया कि ये पोजीशन वेक्टर है, ऐसे आर वेक्टर मान लिया, और ये हमारा पॉइंट ओ है, और यहां पर हमारे पास एक फोर्स लग रहा है बच्चों, ऐसे ऐसे एक फोर्स लग रहा है, और इस फोर्स का अगर इस पोजीशन वेक्टर के साथ एंगल देखें तो ये पोजीशन वेक्टर के साथ एंगल है मान लो थीटा। पोजीशन वेक्टर के साथ एंगल कितना है? थीटा। तो ये हमारा फोर्स है। अब हमने क्या किया बच्चों कि हमने इस फोर्स से इस रॉड को घुमाने की कोशिश की। इस फोर्स से रॉड, जैसे मान लो ये हमारे पास रॉड है समझो, और इधर हमारे पास फोर्स लग रहा है ऐसे। तो अगर हम रॉड के ऊपर अगर फोर्स लगाएंगे तो ये जो हमारे पास बॉडी है, रॉड है, ये रॉड कैसे घूमेगी? ऐसे। अगर हम फोर्स लगा के ऐसे खींचेंगे तो ऐसे ही तो घूमेगी। अगर ये घूमेगी ऐसे तो इसका मतलब ये किधर जाना चाह रही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी सेंस ऑफ रोटेशन इसका किधर है? क्लॉकवाइज। अब सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है लेकिन इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज नहीं है। अभी हम आपको आगे ये चीज बताएंगे कि हम लोग डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि अगर हम फोर्स का कंपोनेंट करें बच्चों तो एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसका नाम है एफ कॉस थीटा। इसको हम कहेंगे रेडियल फोर्स, एफ आर। एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसका नाम होगा एफ साइन थीटा,
इसी फोर्स का ये कंपोनेंट है, साइन कंपोनेंट। अगर आपको कंपोनेंट करना नहीं आता, वैसे आता ही होगा अगर आप रोटेशन तक पहुंच गए हैं तो। मान लो हमारे पास कोई वेक्टर ए है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, तो इस वेक्टर ए का जिसके साथ एंगल बनाएगा उस पे इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस। इधर आ गया ए कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कितना जाएगा, ए साइन थीटा। तो ये ए वेक्टर का y कंपोनेंट हो गया बच्चों, और ये ए का x कंपोनेंट हो गया। वैसे ही अगर हमारा पोजीशन वेक्टर के साथ ये फोर्स एंगल बना रहा था, तो इस पे इसका कौन सा कंपोनेंट गया, x, यानी ये कंपोनेंट कौन सा हुआ, f cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर कितना हुआ, f sin थीटा। तो इसको हम कहेंगे टेंजेंशियल फोर्स, ft। कौन सा फोर्स बोलो, टेंजेंशियल। आप ध्यान से देखेंगे बच्चों कि ये जो फोर्स है, रेडियल फोर्स जो है, वो आर वेक्टर के पैरेलल लग रहा है, और इस जो फिक्स पॉइंट है यहां से पास कर रहा है। तो अगर ये फोर्स यहीं से पास कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस फोर्स का जो रेडियल कंपोनेंट है, यानी एफ कॉस थीटा है, ये इसके अबाउट टॉर्क, इस रॉड को घुमाने में टॉर्क पैदा नहीं कर सकता, यानी रोटेशनल इफेक्ट ये पैदा नहीं कर सकता। यानी ये जो फोर्स है, ये फोर्स इस रॉड को इस एक्सिस के अबाउट घुमा नहीं सकता। क्लियर है? जैसे मान लो ये हमारे पास कोई बॉडी है समझो, है ना। अब हम फोर्स ऐसे लगाए, ऐसे फोर्स लगा रहे, ऐसे। तो अगर हमने ऐसे फोर्स लगाया तो इस फोर्स से रॉड घूमेगा थोड़ी, ये तभी घूमेगा जब हम फोर्स ऐसे लगाएंगे। यानी ये, इसको हम लीवर आर्म भी कहते हैं। लीवर आर्म और इस फोर्स के बीच में जो एंगल होगा, जब 90 डिग्री होगा, तब जाकर के ये बॉडी घूमेगी। क्लियर है? तो यानी यहां से आप देखोगे कि ये जो एफ साइन थीटा है, एफ साइन थीटा और आर, जिसको लीवर आर्म कह रहे हो, पोजीशन वेक्टर कह रहे हो, इस दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ये जो फोर्स है, इस रॉड को इस एक्सिस के अबाउट, इस रॉड को इस एक्सिस के अबाउट क्या कर सकता है, घुमा सकता है, ऐसे। ये फोर्स लगा ऐसे, ये फोर्स लगा के इस रॉड को ऐसे क्या किया, घुमा दिया, यानी टर्निंग इफेक्ट ये दे रहा। लेकिन ये जो कंपोनेंट है, ये टर्निंग इफेक्ट नहीं दे सकता। तो यहां से एक बात समझ में आई कि टॉर्क एफ कॉस थीटा, यानी जो टॉर्क हम निकाल रहे, टॉर्क को टाउ से दिखाया करेंगे बच्चों, टॉर्क को हम टाउ से दिखाया करेंगे, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, इसलिए कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है सबको? तो टाउ एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ कॉस थीटा इंटू आर इंटू साइन जीरो। साइन जीरो लिख रहा हूं, साइन जीरो इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये जो फोर्स है, इस फोर्स के पैरेलल है, तो आर और फोर्स में एंगल कितना है, 0। तो ये कंपोनेंट अगर ऐसा होगा तो इसका, यानी इस फोर्स का जो, ये जो हमारे पास इस फोर्स का जो ये रेडियल कंपोनेंट है, ये टर्निंग इफेक्ट नहीं दे सकता। इसका टॉर्क कितना आएगा, 0। सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास टॉर्क एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा अगर हम देखेंगे बच्चों, तो एफ साइन थीटा में क्या देगा, टर्निंग इफेक्ट देगा, और ये वैल्यू आएगी आर एफ साइन थीटा। आर एफ साइन थीटा आपने लिखा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते, आर एफ परपेंडिकुलर, यानी फोर्स का वो कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर होगा, वो हमें टॉर्क देगा। क्लियर है बच्चों? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टॉर्क इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर या फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, perpendicular distance from axis of rotation, axis of rotation। क्लियर है? अब ये जो फोर्स लगेगा, फोर्स का, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा। तो टॉर्क को और अच्छे से डिफाइन किया गया बच्चों, क्रॉस प्रोडक्टेड टर्म में टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आया आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आपने वेक्टर में पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट, आपको सर ने डिटरमिनेंट मेथड सिखाया होगा
कि क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी होती है, सर ने सिखाया होगा सारे पॉइंट्स आपको। तो यहां पर जो टॉर्क वेक्टर हम निकालेंगे, ये फर्स्ट वेक्टर हुआ जिसको हम पोजीशन वेक्टर कह रहे हैं, ये सेकेंड वेक्टर हुआ जिसको हम फोर्स वेक्टर कह रहे हैं। तो अब इसको जब हम ओपन करेंगे बच्चों तो आएगा आर वेक्टर क्रॉस, यानी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा इनटू एन कैप। एन कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टाउ मैंने लिखा है, डायरेक्शन ऑफ क्या? टाउ का मतलब टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं इसके यूनिट पे। आर जो है मीटर में मेजर करेंगे, फोर्स जो है न्यूटन में मेजर करेंगे, तो इसका यूनिट क्या बन गया? न्यूटन मीटर। क्लियर है बच्चों? तो अब जरा देखो कि अगर इसका यूनिट बना, यानी अगर हम सही से पॉइंट्स लिखे तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे बच्चों? इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर। अगर एसआई यूनिट लिख लिया तो डायमेंशन भी कैलकुलेट कर लो। इसका डायमेंशन क्या आएगा बोलो? इट्स डायमेंशन इज आर, यानी एल, आर का डायमेंशन एल हो गया, इनटू, आप चाहे पहले न्यूटन लिख लो, न्यूटन का क्या हो जाएगा? एम एल टी पावर -2 इनटू आर, आर का कितना होगा? एल। अब ये इसका इसमें प्रोडक्ट करोगे तो आ जाएगा कितना? एम एल स्क्वायर टी पावर -2। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एम एल स्क्वायर टी पावर -2, ये डायमेंशन हो गया किसका? हमारा टॉर्क का। तो बच्चों हमारा जो बेसिक फॉर्मूला था वो ये आया कि टॉर्क इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर का फोर्स वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो भाई डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन के लिए देखो क्या होता है कि जो हमारा पहले लिखा जाता है वो पहला वेक्टर होता है, जो बाद में लिखा जाता है वो दूसरा वेक्टर होता है। तो पहले वेक्टर के डायरेक्शन में हम राइट हैंड रखते हैं, इसको हम राइट हैंड पाम रूल भी बोलते हैं। पहले वेक्टर के डायरेक्शन में हमें राइट हैंड रखना है और दूसरे वाले वेक्टर के डायरेक्शन में राइट हैंड को आसानी से घुमाना है, हाथ तोड़ के घुमाना नहीं है। नहीं तो तुम क्या करो, हाथ तोड़ लो और फिर अगले दिन पट्टी वट्टी बैंडेड वैंडेड लगा के आ जाओ, फिर समस्याएं बढ़ेंगी, है ना। तो वैसा आपको नहीं करना है बच्चों। आपको पहले क्या करना है, आर वेक्टर हो गया हमारा पहला वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में हथेली को रखा, आर वेक्टर पहला वेक्टर के डायरेक्शन में हथेली को रखा। दूसरा वेक्टर हमारा नीचे है, तो जिधर नीचे, अगर नीचे है तो नीचे हथेली को घुमाओ ऐसे। तो आप जरा देखो कि सेंस ऑफ रोटेशन किधर आ रहा है? क्लॉकवाइज। सेंस ऑफ रोटेशन अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो डायरेक्शन इनसाइड आएगा। अगर यही सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो डायरेक्शन किधर आएगा? आउटसाइड। तो आपको सेंस ऑफ रोटेशन देखना है कि उस पर्टिकुलर फोर्स को लगाने के बाद बॉडी के ऊपर बॉडी किधर घूमना चाह रही है, उसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या है। अगर उस बॉडी का सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है तो आप तुरंत समझ जाओ डायरेक्शन टॉर्क का इनसाइड होगा, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल। और अगर उसका सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा? आउटसाइड द प्लेन, यानी एंटी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है बच्चों? अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन आपने इनसाइड माना है तो पैरेलल हो जाएगा इनसाइड डायरेक्शन, और आउटसाइड कैसा हो जाएगा? एंटी पैरेलल। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है बच्चों? या जिधर हमारा सेंस ऑफ रोटेशन है, ऐसे और आसान तरीका आपको बता रहा है डायरेक्शन निकालने का, जिधर सेंस ऑफ रोटेशन हो, बॉडी के घूमने का जिधर सेंस हो, उसी डायरेक्शन में मुट्ठी बंद करो। उस डायरेक्शन में मुट्ठी बंद करो तो थंब का जो डायरेक्शन आएगा वो टॉर्क का डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज में थंब अपना मुट्ठी बंद करो, देखो थंब किधर आ रहा है? इनसाइड आ रहा है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो थंब किधर बंद करोगे? बोलो भाई, एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब का डायरेक्शन किधर आ रहा है? आउटसाइड। क्लियर है बच्चों? तो अब जरा देखो कि टॉर्क के डायरेक्शन में मुझे नहीं लगता है कि आपको प्रॉब्लम होगी,
और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों वो ये है कि कोई भी टॉर्क यानी वही टॉर्क बॉडी को घुमा सकता है जिसमें जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल आना चाहिए। कभी भी अगर टॉर्क का डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर आएगा तो वो टॉर्क बॉडी को घुमा नहीं सकता। अब जरा देखो कि ये फोर्स अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये फोर्स इसी के लाइन ऑफ एक्शन से पास कर रहा है, इसी के लाइन ऑफ एक्शन से पास कर रहा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, इस वजह से इसका टॉर्क नहीं है। या आप ये भी कह सकते थे कि आर के पैरेलल है, इस वजह से टॉर्क नहीं है। जैसे हम जब दरवाजा खोलते हैं, समझो ये दरवाजा खोल रहे हैं, है ना, तो हम फोर्स यहां लगाते हैं, इस जगह पे लगाते हैं तो दरवाजा खुलता है ऐसे। लेकिन अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, समझो ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन हम फोर्स ऐसे लगाए तो गेट खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा, क्योंकि आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया, या वो फोर्स लगाया जिस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है। आपने वो फोर्स लगाया जो फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है या वहां से पास भी कर रहा है, तो वो टॉर्क दे नहीं सकता बच्चों। मुझे लगता है आपको समझ आ गया है। अब हम थोड़े से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाए। सेकेंड पॉइंट, यहां पर जैसे हमने फोर्स का कंपोनेंट किया वैसे हम आर का भी कंपोनेंट कर सकते हैं बच्चों। जैसे मान लो ये हमारा, ये अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा मान लेते हैं समझो, तो इस आर का कंपोनेंट करोगे तो ये एक कंपोनेंट आएगा इधर, ये आर है तो ये कंपोनेंट आ जाएगा आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा कंपोनेंट जो है वो फोर्स के पैरेलल है, तो इसके द्वारा कोई इसको टॉर्क मिलने वाला नहीं है। यहां पर कंपोनेंट आएगा आर साइन थीटा। अब ये आर साइन थीटा की वजह से, यानी आर साइन थीटा और फोर्स के बीच में एंगल 90 बन रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो ये दोनों एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर है तो अभी भी आपको टॉर्क मिलेगा, यानी बॉडी रोटेट करेगी। यानी आप लिखेंगे आर क्रॉस एफ, अभी भी करेगी, बॉडी हमारी रोटेट करेगी इसके द्वारा। तो आप यहां पर लिखेंगे क्या, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू, या मैग्नीट्यूड वाइज लिखो तो आप लिखोगे आर एफ साइन थीटा लिखेंगे, या आप इसको लिख सकते आर परपेंडिकुलर टू एफ। जैसे हमने यहां पर लिखा था आर एफ परपेंडिकुलर, वैसे यहां पर लिख सकते हो आर परपेंडिकुलर टू एफ, यानी पोजीशन वेक्टर का वो कंपोनेंट जो फोर्स के परपेंडिकुलर होगा वो टॉर्क देगा, यानी उसके द्वारा बॉडी हमारी, यानी उस अप्लाइड फोर्स के द्वारा उस पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमारी बॉडी रोटेट करेगी। क्लियर है बच्चों? मुझे लगता है आपको पूरा कंप्लीट थ्योरी नॉलेज हो गया होगा। अब हम लोग थोड़े से न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल कवर करेंगे, ठीक है? अभी हम थोड़े से एक दो पॉइंट और लिखते हैं यहां पर। जैसे अगर सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है, सेंस ऑफ रोटेशन अगर क्लॉकवाइज होगा तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड द प्लेन, यानी इफ द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ द body is in clockwise, अगर क्लॉकवाइज होगा तो हमारे पास क्या होगा, टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, इनसाइड, देन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क will be inside। बच्चों इनसाइड को हम लोग ऐसे क्रॉस से दिखाया करेंगे, क्रॉस का मतलब हो गया क्या, इनसाइड द प्लेन, क्लियर है? उसका उल्टा सोचो, अगर सेंस ऑफ रोटेशन
अगर सेंस ऑफ रोटेशन, यहाँ पर जैसे हमने लिखा सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी इज इन क्लॉकवाइज, देन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी इनसाइड। वैसे अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ, किधर हुआ सेंस ऑफ रोटेशन, किधर हुआ एंटी क्लॉकवाइज, इफ द सेंस ऑफ rotation of the body is in anti-clockwise, then the direction of torque, in the direction of torque will be outside। आउटसाइड को हम लोग किससे दिखाते हैं, डॉट। डॉट का मतलब होता है आउटसाइड द प्लेन। मुझे लगता है बच्चों आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। ये दोनों ही हमारे लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो इनसाइड, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो आउटसाइड, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं। देखो, जैसे मान लो हमारे पास कोई बॉडी है ऐसे समझो, और